सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में महंगाई में कमी के बावजूद हालिया सैलाब और क्लाइमेट चेंज ने मईशत को सख्त नुकसान पहुंचाया है। मकामी किसान आइंदा फसलों की काश्त में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि सार्फिन और कारोबारी बरादरी का एतमाद भी कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगस्त के 40.5 पॉइंट से सितंबर में गिरकर ये फिगर 37.7 पॉइंट पर आ गया है, जबकि महंगाई बढ़ने की जो तवक्कुआत हैं वो 20.3 से बढ़कर अब 22.5 पॉइंट तक जा पहुंची हैं। बेरोजगारी के खदशात भी 1 पॉइंट इजाफे से 70 पॉइंट से अब ऊपर निकल गए हैं। और जो खानदानों की मुतवक्किल आमदनी है वो अगस्त में 56 पॉइंट थी, जो सितंबर में अब घटकर 49 पॉइंट तक रह गई है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी कमी देखी गई है, जो सितंबर में 55.6 पॉइंट्स पर आ गया। तमाम कारोबारी बरादरी अब भी मुआशी बेहतरी की उम्मीद रख रही है। इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स ने एतमाद में कमी जाहिर की है, जबकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इंडेक्स बढ़कर 11.7 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। अब रोजगार के इम्कानात भी इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स 56.1 पॉइंट पर आ चुका है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही सैलाब और महंगाई के दबाव का शिकार है और अब इसी सिलसिले में हुकूमत और IMF के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात 25 सितंबर से होंगे, जिसमें सबसे अहम मौजू ज़ाहिर है सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ, अखराजात और टैक्स आदाफ में रद्दो बदल का होगा। चूँकि FBR बड़े एम्बिशियस टारगेट सेट कर चुका है, लेकिन माहिरीन इससे मुताल्लिक ये बताते हैं कि सैलाबी नुकसानात के बाइस इसमें तकरीबन 100 अरब या इससे भी ज़्यादा की कमी वाक़ई हो सकती है। BISP फंड्स पर नज़रसानी इन मुज़ाकरात में होगी। सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ पैकेज के लिए एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कुछ फंड्स को मुतासरा इलाकों की बहाली पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इससे यह खदशा भी है कि गरीब खानदानों को जारी BISP किस्तों में रुकावट भी आ सकती है। हुकूमत फिलहाल इस ऑप्शन पर गौर कर रही है, मगर फैसला अभी नहीं हो सका है। अब देखा जाए तो हुकूमत के पास या तो अखराजात में कटौती करने का ऑप्शन है या फिर इजाफी टैक्स इक़दामात का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए प्राइमरी सरप्लस का हदफ 2.4% ऑफ GDP यानी तकरीबन 3.17 ट्रिलियन रुपए रखा है, लेकिन रेवेन्यू शॉर्टफॉल और बढ़ते अखराजात इस हदफ के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। अब इसके साथ बिजली के बिल सैलाब ज़दा इलाकों में मौखर या माफ़ करने की जो तजवीज़ है उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को अपने बजट और पॉलिसी इक़दामात को इस तरह तरतीब देना होगा कि रिलीफ भी मुमकिन हो और माली डिसिप्लिन भी कायम रह सके। अब एक्सपर्ट्स इस मुतालिक कहते हैं कि अगर वसाइल शफाफ अंदाज में इस्तेमाल किए गए तो आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल पर ये कितनी चैलेंजिंग है, हाफिज़ पर मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उनसे जानेंगे कि अब हुकूमत को क्या क्या इक़दामात फौरी तौर पर इस वक्त लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? फौरी तौर पर रिकवरी भी करनी है, हमारी इकॉनमी को जो डेंट पड़ा है और जो आने वाली फसलें हैं उनकी भी तबाहकारी को बचाने के लिए, उड़ाने के लिए उनके लिए भी काम करना है। अब क्या करना चाहिए फौरी तौर पर हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हमें सबसे पहले एक वाज़े तौर पर एक प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए कि सैलाब की वजह से नुकसानात किधर हुए हैं, किस तरह के हुए हैं और कितने हुए हैं। अभी तक मुख्तलिफ राय हमें समझ में आ रही हैं। कभी बिजनेस फोरम कहता है बेशुमार नुकसान हुआ है, और हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जो 15 तारीख को आई है वो तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत असर होगा मगर वो मैनेजेबल है। तो इस वक्त एक्सट्रीम व्यू से मेरी अपनी राय ये है कि 2022 के लिहाज से 2025 का सैलाब शायद इससे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट इस बात पे होना चाहिए, और शायद कल प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एस्टिमेट करके बताएं कि लॉसेस क्या हुए हैं फसलों में, घरों में, जानवरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह वगैरह, ताकि हमें एक प्रॉपर एस्टिमेट मिले और उस बेसिस पर अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जाएं, IMF से बात करें और कोशिश ये करें कि बजट में जो डायरेक्ट इम्प्लिकेशंस हैं प्रोविंशियल हुकूमतों पर और फेडरल हुकूमतों पर ख़र्चों के लिहाज से, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर आगे
बढ़ाएं। सही। और हाफिज़, अब ज़ाहिर है नुकसान चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो फौरी तौर पर हमारी एक्सपोर्ट्स को डैमेज हुआ है, चूँकि चावल की बहुत बड़ी काश्त इससे मुतासिर हुई है, जो कि बड़ा ग्रोइंग उसका नंबर था, हर महीने बढ़ते हुए देख रहे थे। फिर कॉटन की इंपोर्ट भी अब इससे ज़ाहिर है उस पर भी एक असर पड़ेगा, वो बिल भी बढ़ जाएगा और हमारी इंपोर्ट्स हमें अब ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो ये 2-3 ऐसी बड़ी फसलें हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स को जिन्होंने बड़ा डायरेक्टली हिट किया है, तो आगे ग्रोथ के नंबर भी हमारे मुतासिर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि 2022-23 में जो नुकसान हुआ था सैलाब की वजह से, उस वक्त हमारा शरह नमू जो है यानी कि जीडीपी का ग्रोथ रेट मनफी हो चुका था। मगर अच्छी बात यह है कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि अगरचे 3.5% टारगेट था तो हम इंशाल्लाह 2.5% अभी भी कर पाएंगे। तो नुकसान बहुत कम बता रहे हैं वो। हम सब का अंदाज़ा ये है कि मुश्किल से 1% से ज़्यादा शरह नमू शायद ना हो इस साल। तो हफीज़ पाशा साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हमें अपने दोस्त ममालिक से भी ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। तो क्या हमने देखा है कि ना सिर्फ आलमी इदारों से बल्कि जिन ममालिक से हमारे बायलैटरल ट्रेड अच्छी है या उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो वो भी ज़ाहिर एड के सिलसिले में, हेल्प या सपोर्ट के सिलसिले में हमेशा से हमारे काम आते रहें। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल से 2022-23 में जब हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट ऑफ़र किया गया, मगर पाकिस्तान ने खुद उन ऑफ़र्स को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमने अपने जो अपील किया था उसको पहले प्रोजेक्टाइज करते, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाते, एक रिलीफ के लिए, एक रिकंस्ट्रक्शन, एक क्लाइमेट चेंज, इस तरह के अच्छे पोर्टफोलियोज बना के ले जाते और उनकी फाइनेंसिंग पर फिर बात करते, तो यकीनन हमें सपोर्ट मिलता और वो सपोर्ट भी इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखना है कि इस मर्तबा एक नई बात जो हुई है जो बहुत मुनासिब है कि हुकूमत ने एक नेशनल एग्रीकल्चरल इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इससे प्रायोरिटी का यकीनन अंदाज़ा होता है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस वक्त 24 घंटे गुजार के रोज़ाना हमारे पाकिस्तान और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं और प्लानिंग कमीशन जो हैं वो प्रोजेक्टाइजेशन और पोर्टफोलियोज बना रहे होंगे और अनकरीब हमें इनको लॉन्च करना तो जरूरी है। हम देख रहे हैं कि रिकवरी में एक बात और जी जरूर कि सऊदी अरेबिया के विजिट से भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह सऊदी अरेबिया ने हर मर्तबा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद हमें कुछ सपोर्ट वहाँ से भी मिलेगा। और पाशा साहब, जो भी कभी भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसके बाद हम रिकवरी के इक़दामात बड़ी तेज़ी के साथ हम देखते हैं कि होते हैं, लेकिन उस आफत से बचने के लिए या उसके असरात को महदूद करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए उसका कोई प्लान हमारे पास नहीं होता। प्लान होता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वक्त से पहले हमें आगाही मिल भी जाए तो हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे होते। इस बार इस सिलसिले में कुछ सीखने की ज़रूरत हमें होगी। तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, पिछले मर्तबा 2022 में जब बड़ा फ्लड आया था, सैलाब, तो उससे पहले 2010 में आया था, यानी कि गैप था 12 साल का। अब 3 साल का गैप रह गया है सिर्फ, और ख़तरा यह मौजूद है कि शायद अगले साल भी बेशुमार बारिशें होंगी। तो पाकिस्तान को अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक बहुत ही मुनासिब, वेल प्लान्ड, वेल एक्सिक्यूटेड क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे रेकोडिक ने, जो मादनी मंसूबा है, उसने एक नए मरहले में कदम रख दिया है, जहां पर अब इसे $715 मिलियन की एक नई फंडिंग हासिल होने जा रही है। और इस फंडिंग के बाद ये मंसूबा पाकिस्तान की मादनी और माशी तरक्की के लिए एक तारीखी पेशरफ्त के तौर पर सामने आ सकता है। रेकोडिक बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ है, जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा मगर वसाइल से मालामाल सूबा है। अब एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा कॉपर और गोल्ड के ज़खायर में से एक है। और एक अंदाज़ा ये है कि ये मनसूबा अगले 37 सालों में तकरीबन $90 अरब की आमदनी पैदा करने की सलाहियत रखता है। अब ये मनसूबा कई साल कानूनी तनाज़ात और सियासी रुकावटों की वजह से रुका रहा, लेकिन बहरहाल 2022 में कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड के साथ मुआहदे के बाद इसे बहाल किया गया। और हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि यह मनसूबा न सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की 3 बड़ी तवानाई की कंपनीज OGDCL, PPL और GHPL इस मनसूबे के लिए मुश्तरका तौर पर गारंटी फराम कर रही हैं। अब सरकारी नशियाती इदारा हमें यह भी बताता है कि सिर्फ OGDCL ने ही मनसूबे के पहले मरहले के लिए $715 मिलियन की फंडिंग की मंजूरी दी है। और फिर इस पर मजीद ये कि रेकोडिक माइनिंग कंपनी ने $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक नई रेलवे लाइन ML3 बनाने का फैसला भी किया है, जो बलूचिस्तान के चमन को सिंध के रोड़ी मनसूबे से मिलाएगी। यह मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा और इससे कराची के करीब पोर्ट कासिम से मुंसलिक किया जाएगा। हम रेकोडिक मनसूबे और पाकिस्तान के जो अनटैप इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स और जो इस वक्त पाकिस्तान में ये ख़जाने छुपे हुए हैं, जो कुदरत की तरफ से पाकिस्तान को अता किए गए, उस पर हम बात कर रहे थे। फरासत शाह साहब माइंस एंड एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। फरासत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये रेकोडिक तो एक मनसूबा है जिस पर ये काम शुरू हो चुका है। इसके साथ जो इस वक्त एक वसी रकबा मौजूद है जो कि अभी भी अनटैप्ड है, ये पाकिस्तान को जो कुदरत ने ख़जाने अता किए हैं, ये कैसे पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल को बदल सकते हैं? कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? अच्छा, ये वर्ड असल में हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है पाकिस्तान में, गेम चेंजर वाला। हर चीज़ गेम चेंजर बन जाती है। CPEC भी गेम चेंजर था, वो सीटो सेंटो भी एक ज़माने में होता था, RCD भी होता था। अच्छा, नो गेम इज़ गोइंग टू चेंज अनटिल वी चेंज आवरसेल्फ। ये तो पहली बात हो गई। कितनी भी ख़जाने मौजूद हों, अगर आपका सिस्टम, आपके इंटरनल जो अफेयर्स हैं वो ठीक नहीं है तो कोई नहीं। रेकोडिक कोई मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसका आपने पूछा कि कितने साल लग गए इसको, किस मखमसे में हम फंस गए थे, फिर बहरहाल 2022 में हम निकल आए। ये एक अच्छा मंसूबा है। ये खुश आइंद बात है कि बैरिक जैसी एक बड़ी कंपनी उसने पाकिस्तान में वो आई है और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इसके काम शुरू होने के साथ ही आप देखेंगे कि इस सेक्टर में, इस फील्ड में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वक्त हमने ज़ाया कर दिया। ये जो हम कहते हैं ना कि हम बहुत ही रिच मिनरल बेल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका पता हमें आज नहीं लगा या 10 साल पहले नहीं लगा। ये 70 साल पहले जब पाकिस्तान बना था, उसी वक्त हमें पता था कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनरल्स का होना लाजमी है। उसके बाद हमारे जो इदारे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया शुरू में, जो हमारे कौमी इदारे थे, जैसे GSP हो गया, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हो गया। ये सारे इदारे वो हैं जिनको हमने वक्त के साथ साथ तवज्जो ना देते हुए या तो ख़त्म कर दिया या इनकी हालात ख़राब कर दिए। बहरहाल इनका बड़ा हिस्सा है शुरू के सालों में पाकिस्तान के, बल्कि 70s तक दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, 80s तक भी। और उन्होंने ये जो हम रेकोडिक की बात करते हैं, सैंडक की बात करते हैं, इसको आइडेंटिफाई इन्हीं लोगों ने किया था, GSP के जियोलॉजिस्ट ने। उसके बाद फिर सैंडक के ऊपर तो मैं खुद आई विजिटेड इन 80s, 82 में जब मैं स्टूडेंट होता था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, वी वेंट देयर। तो हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती थी, जो अब उसी वक्त ख़त्म हो गई है कुछ सालों में। उन्होंने इसकी डिस्कवरी के बाद इसकी माइन को पूरा डिज़ाइन कर लिया था। मुझे अच्छी तरह मेरी आंखों में घूमता है वो मॉडल माइन का, जो इनके ऑफिसर्स मैस के सामने रखा हुआ होता था। और कमाल के लोग थे, जियोलॉजिस्ट, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। प्रोसेसिंग प्लांट भी इन्होंने डिज़ाइन कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। फिर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो RDC तो ख़त्म हो गई, वो प्रोजेक्ट चला गया चाइना को, जो सैंडक मेटल्स के पास। उन्होंने कुछ लोग इनके हायर कर लिए और उसके बाद वो प्रोजेक्ट चलता रहा, बहरहाल अभी भी चल रहा है।
अब जो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है बैरक के आने से, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अब इसके ऊपर हमें कैपिटलाइज करना है, लेकिन जैसे मैंने कहा नो गेम इज़ गोइंग टू चेंज अगर हम अपने इन हाउस अपनी चीज़ें जो वो दुरुस्त नहीं करेंगे और उसी तरह चलते रहे कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए और किसी को प्रेफरेंस देने के लिए, किसी को पीछे टांगें खींचने के लिए। दिस इज़ ए बिग पाई। बलूचिस्तान के अंदर बहुत मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान में ही नहीं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, KPK में, कश्मीर में, वी आर सिटिंग ऑन दिस बेल्ट मिनरल की। इस प्रोग्राम को, इस मिनरल डेवलपमेंट को सही तरीके से आगे बढ़ाना है। कोई इजारादारी नहीं कायम करनी, सबको इस पाई का शेयर मिलेगा। ये ना करें कि कुछ इदारे जो है उनको प्रेफरेंस दे के बस उनको आगे रखा जाए, बाकी को प्राइवेट सेक्टर को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, या जो हमारे इवन कौमी इदारे हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाए जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम दुआ करते हैं कि हम अपने आप की पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हम यहाँ से निकाल सकेंगे जो हमारी इकनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुशाइंद। तो फराज साहब ये बताइएगा कि इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमें इंटरनेशनल पार्टनर्स की, इंटरनेशनल कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो एक्सपर्टी हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि हम कोई हायर स्केल पर अभी तक ये कोई इस तरह की डिस्कवरीज नहीं कर सके? लोअर स्केल पर शायद कुछ काम हो रहे हों, लेकिन ये रेकोडेक या अमरीकी दीगर कंपनीज़ या सऊदी कंपनीज़, इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इनकी इन्वेस्टमेंट की? इनकी इसमें मेरे पहले जवाब में थोड़ा सा इसका जवाब मौजूद है कि ओवर द इयर्स हमारे जो अपने इदारे थे, कौमी इदारे ख़ास तौर पे, जिनको एक आला मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए था, जिस जगह हम बैठे हुए हैं और जिस हिसाब से इन्होंने शुरू में काम किया, लेकिन इन पे तवज्जो नहीं दी, हमने इनको तबाह कर दिया है। NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उसका कोई DG नहीं है एक अरसे से। आप और इदारों की RDC का तो मैंने बताया वो ख़त्म हो गया। GSP का भी गालिबन आजकल जो रिटायर हुए थे पुराने, उसके बाद से किसी को रखा है या नहीं, और वो पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो हमने बड़ी ज़्यादती की है इस ख़जाने के साथ, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये अब ये चीज़ शुरू हो गई है और इसमें हमें एक्सपर्टीज़ की ज़ाहिर ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने वो डेवलप नहीं की ना, स्किल्स नहीं डेवलप की, लोअर लेवल से लोगों को नहीं डेवलप किया, काम नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन का काम बहुत छोटे पैमाने पे माइनर्स करते रहे और बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीक़ों से, जो 19वीं सदी के जो तरीके हैं उससे मैं आप जाके देखें, कोल माइंस जो बलूचिस्तान में दीगर जगहों पे रोज़ाना आपको ख़बरें मिलती हैं कि लोगों की डेथ हो गई, लेबर, छोटी छोटी चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए जो हम इंस्टॉल नहीं कर सके, गैस डिटेक्टर्स, और फिर हम जिस तरीके से माइनिंग करते हैं बिल्कुल ही गलत है वो तरीका। तो इसको और इसमें एक चीज़ और देखने की, इसमें सीधे सीधे हम फ़ौरन उठा के अपने फेडरल इदारों को और फ़ौज को और इनको हम मुर्द इल्ज़ाम कर देते हैं कि जी ये जो है इन्होंने उसको वो किया हुआ। उनकी प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मसाइल नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि सूबों ने ख़ुद क्या किया। ये तो मिनरल्स तो 18वीं तरमीम से पहले ही सूबों का वो था ना मामला, उन्होंने करना था। वेयर आर देयर मिनरल कंपनीज़? सूबों की मिनरल कंपनीज़ क्यों नहीं डेवलप होकर आगे आई? कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहरहाल जो भी ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, फेडरल लेवल पे हो, सूबाई लेवल के ऊपर हो, इसको ठीक करना पड़ेगा। उसी सूरत में हम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना इट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एज वी डिड इन द पास्ट। तो बाकी आपने जो फाइनेंसिस की बात की, एक्सपर्टीज़ के साथ फाइनेंसिस का दूसरा मामला है। फाइनेंसिस के मामले में भी ये है कि हमारे मामला ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी तो ठीक नहीं है, और हम डेट के एक ट्रैप के अंदर चले जा रहे हैं फंसते हुए। तो उसमें हमें हमारे लिए इतने पैसे स्पेयर करना, क्योंकि खासा एक्सपेंसिव जॉब होता है एक्सप्लोरेशन करना, एक्सट्रैक्शन करना, तो उसमें इंटरनेशनल कंपनी, चाहे वो ऑयल एंड गैस का हो चाहे मिनरल्स का हो, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड और उसकी ज़रूरत होती है। तो वो इसीलिए हम उन फाइनेंसर्स के पास या उन कंपनीज के या उन ममालिक के पास जा रहे हैं जहाँ से हमें फाइनेंसिंग मिल सकती है। चाइना है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया के साथ भी बातचीत होती रही। यू आर राइट कि हमें फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी ये हुआ है कि रेकोडिक का क्योंकि मंसूबा बहुत अच्छा था, आपको बहुत सारे फाइनेंसर अवेलेबल हो गए थे जिन्होंने ऑफ़र की थी, आपने एक सेलेक्ट कर लिया, गालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक है या कोई जो उसको फाइनेंस करेगा। तो आपके पास एक से ज़्यादा जो थे ना इसमें ऑफ़र्स मौजूद थी। इस तरह के मंसूबे जो हैं उसके लिए फाइनेंसिंग मिल जाती है, उसको डेवलप करना पड़ता है, एक स्टेज तक लाना पड़ता है। ये काम बैरक ने पिछले दिनों में किया है, मतलब उसकी
जो वक़्त है उसको रियल जो उसकी वैल्यू है उसको वाजे करके सामने रखना, इंटरनेशनल तरीक़ों से उसकी सर्टिफिकेशन कराना कि भाई इसमें इतना कुछ है, और वो पहले जो एस्टिमेट्स है उससे बेहतर हुआ है अब, और अब हम आगे चलेंगे तो इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सुना था इनके CEO को मिनरल कॉन्फ्रेंस में, वो कहते थे कि शायद हम अगली सेंचुरी तक इस ज़ख़ीरे से हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे कॉपर और दीगर मिनरल्स। और फराज साहब चलें, अब ये रेकोडिक को तो बैरिक की सूरत में एक बड़ी कंपनी मिल गई। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान किया है, और उनका ये जो इस वक्त इंटरेस्ट इशू हो रहा है, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना होगा? और अनटैप रिजर्व्स क्या पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं? चूँकि यहाँ भी जो डिस्कवरीज हुई हैं वो बहुत छोटे छोटे लेवल की हुई हैं, क्या इतने बड़े रिजर्व्स पाकिस्तान में मौजूद हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं? जी अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के हिसाब से कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो एक दो जगहों पे जहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं हुई हुई और जहाँ पे काम नहीं हुआ वहाँ के हिसाब से तो आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत से हमारे जो प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस इन द सेंस जियोलॉजिकल प्रोविंसेस, जैसे पोर्टवार है या सिंध का एरिया, यहाँ पे तो बहुत 2 सदी से यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही है और काम हो रहा है पोर्टवार में ख़ास तौर पे। तो ये तो अच्छे खासे एक्सप्लोर्ड बेसन्स हैं, और यकीनन इसमें भी और कुछ होगा, नई टेक्नोलॉजी से और चीज़ें निकल रही हैं और अभी भी आ रही हैं। लेकिन जो बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा अभी तक वो हम नहीं कर सकें काम उस लेवल का, उसमें नंबर 1 तो ऑफशोर है, और ऑफशोर के अंदर बहुत कम काम हुआ है, कम कुएँ ड्रिल हुए हैं। जो बेसिक काम है वही, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि हमें जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये बेसिक काम करके अपने शेल्फ पे रखना होगा, फिर कंपनीज आएंगी। आप वैसे ही जाके दुनिया में कहेंगे कि जी कंपनीज आप आएँ और सारा काम बिल्कुल बेस से लेवल से कर लें, तो वो बड़ा कम अट्रैक्शन होता है। और यही होता रहा पाकिस्तान में कि कंपनीज आई नहीं है, बल्कि जो थी वो भी चली गई। और हमें ये जो नेशनल इदारे हैं इनसे काम लेते, हम इदारों की बात कर रहे थे, यही हाल HDIP का है, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाक, ये भी एक फेडरल इदारा है, इसका भी कोई DG नहीं है। एक वक्त गुजर गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम अपने इदारों के साथ। तो ये सारे इदारे इन्होंने एक वक्त में अच्छा सर्व किया है और बड़े अच्छे अच्छे पेपर्स लिखे हैं, बड़े अच्छी रिसर्च की है। तो इसी तरह ऑयल एंड गैस के अंदर भी हमें कोई बेस वर्क करना होगा। एक बेसिन स्टडीज़ आजकल चल रही है, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन बहुत से काम अभी हैं जो नहीं हुए। एक सिस्टमैटिक वे में ऑफशोर को एक्सप्लोर करना है, तो वो बिल्कुल बेस लेवल से जो चीज़ें आप करके लाएंगे तो फिर इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ, ये अभी बिडिंग राउंड चल रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि 3-4 कंट्रीज़ की कंपनीज जो है इंटरेस्टेड हैं, और होपफुली कोई ना कोई इसके अंदर आए और ये काम करना शुरू करे। उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, अमेरिकन का भी आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको कहा है, और इसी तरह ये हमारे टर्की की कंपनी, कुवैत की शायद मिनिस्टर साहब ने बताया, अच्छी साइन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे अगर वाकई इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद होता ना, तो वहाँ की कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान का इंतज़ार नहीं कर रही होती, वो ऑलरेडी बैठी हुई यहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो ऐसी कोई बहुत खुशफहमी में मुब्तला होने की बात नहीं है। हाँ, ये है कि अंडर एक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, ये हो गया। उसके अलावा बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया है, हमारी जो फोल्ड बेल्ट्स हैं, वो सुलेमान फोल्ड बेल्ट, किरथर फोल्ड बेल्ट, इनको एक्सप्लोर होना है, अंडर एक्सप्लोर्ड है, तो ये एक्सप्लोर तो होनी है। अब इसमें आ जाती हैं कोई कंपनीज, तो अच्छा एक और एरिया है जिसके ऊपर शायद वो दे मे बी इंटरेस्टेड, आई एम नॉट श्योर, वो है जिसको कहते हैं शेल गैस। शेल गैस का जो है उसकी एक स्टडी USAID के ताउन से यहाँ पे पाकिस्तान में हुई थी, और उसके बाद उन्होंने पोटेंशियल तो बताया था कि है, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल बताने से नहीं होता, पोटेंशियल से आगे होता है कि कोई रियल काम करके वेल्स कितने हुए। अभी हम उसमें बहुत पीछे हैं। तो या तो कोई अमेरिकन कंपनीज आएँ और बिल्कुल बेस लेवल से उसको लेके काम शुरू करें। मुझे मतलब आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, क्योंकि ये कंपनीज जो USA का जो मॉडल है ना, वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया। यहाँ तो ये होता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है, सदर होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो कह देता है कि जी आपने ये करना है तो हम कर लेते हैं। वहाँ पे एक सिस्टम अभी भी है। गो के प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसा भी प्रेसिडेंट हो जो कि बड़ा अथॉरिटेटिव वो ले रहा है स्टेप्स, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम है और कंपनीज जो है अपने मफादात देखती हैं, और चाहे मिनरल्स हों चाहे ऑयल एक्सप्लोरेशन में, उसमें उस वक्त तक नहीं आएंगे जब उनको क्लियरली नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन से हमें कोई फ़ायदा होगा, उसकी ROI क्या है, आगे हम कितने साल में वो करेंगे। मिनरल्स के बारे में भी आया है कि जी अमेरिकन कंपनीज आगे करेंगी, लेकिन ये कि ये एक पहली बात तो इट इज़ लॉन्ग एंड इवन लॉन्ग
वेरी लॉन्ग टर्म, ये कोई कल होने वाली बड़ा चीज़ लॉन्ग नहीं। टर्म ये प्रोसेस है। बहुत अच्छा सा माइंड्स एंड एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।